और आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके कुछ टॉप 15 एमसीक्यूज देखेंगे जिसकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियस सरफेस is 8.85 into 10 to the power minus 8 कूलम. What will be the electric flux through the surface? इसमें अपन को क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. Q की वैल्यू अपन को यहाँ पे गिवन है, क्या है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होती है. ये कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस 12 ऊपर जाएगा, प्लस 12 बाजू हो जाएगा. तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, a spherical balloon carries a charge that is uniformly distributed over its surface. How does the total electric flux coming out of the surface changes if the balloon is blown up and increases in size? सबसे पहले यहाँ अपन देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है. अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पे बात क्या हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, कमिंग आउट ऑफ द सरफेस चेंजेस इफ द बलून इज ब्लोन अप एंड इंक्रीज इन साइज. साइज जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कैसे चेंज होगा, तो Q या तो चार्ज चेंज होगा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स रहती है. तो इस पे ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, और फिर सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज भी नहीं हो रहा है. थर्ड ऑप्शन है इट विल रिमेन अनचेंज. तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, इट विल रिमेन अनचेंज, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है. तो यहाँ पे जब अपन बलून पे हवा भर रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. On which of the following factor does the electric field due to an infinitely long wire does not depend? ये अपन को ध्यान देना, does not depend कह रहा है. ऑप्शन है linear charge density, सेकेंड है distance from the wire, थर्ड है nature of the medium, फोर्थ है surface area of the wire. सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि infinitely long wire का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो E का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में. और अगर अपन प्लेट्स के केस में देखते थे तो E क्या होता था, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इन प्लेट. ये प्लेट के केस में होता था, लेकिन अपन को यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में पूछ रहा है और ये पूछ रहा है डज नॉट डिपेंड. तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी. डिस्टेंस फ्रॉम द वायर R, E इज R पे भी डिपेंड हो रहा है. नेचर ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन नॉट, इस पे भी डिपेंड हो रहा है. सरफेस एरिया ऑफ द वायर, सरफेस एरिया की तो इस फॉर्मूले पे बात ही नहीं हो रही है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ द वायर. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, if an excess charge is placed on an isolated conductor then the amount of charge, option A get neutralized, option B resides on the surface of conductor, option C moves inside the conductor, option D either resides on the surface of conductor or get neutralized. पहले वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर पहले खुद करेक्ट करो, फिर मैं आंसर बताती हूँ. किया वीडियो को पॉज, चलो हम आंसर बताते हैं. इफ एन एक्सेस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ आइसोलेटेड चार्ज और आइसोलेटेड कंडक्टर, अपन को पता है कि जब अपन कोई भी कंडक्टर पे आइसोलेटेड चार्ज
प्लेस करते हैं अंदर, तो जो चार्ज होता है वो सरफेस पे इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फील्ड लाइन फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडिएटिंग आउटवर्ड, पैरेलल, सर्कुलर, रेडिएटिंग इनवर्ड। ये क्वेश्चन गलत किया तो सोच लेना क्या ही 12th पढ़ा है। क्या होगा, द फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन कहाँ पे होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, अपन ने पढ़ा है। और ये पे अगर निगेटिव चार्ज जाए तो उसके लिए इनवर्ड होती है। तो द फील्ड लाइन फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर, ऑप्शन कौन सा होगा, रेडिएटिंग आउटवर्ड। अरे ये क्वेश्चन तो पहले ही मैंने बता दिया। द फील्ड लाइन फॉर सिंगल निगेटिव चार्ज आर रेडिएटिंग इनवर्ड, पहले मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a test charge placed at origin is 6 into 10 to the power 5 Newton Coulomb inverse and 18 into 10 to the power minus 4 Newton respectively. The value on test charge is, अपन को टेस्ट चार्ज पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो E का फॉर्मूला अपन को पता होता है F अपॉन में Q नॉट। अपन को क्या, फोर्स गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और फोर्स गिवन है। क्यू नॉट अपन को निकालना है, क्यू नॉट को अपन इस साइड ट्रांसफर करेंगे, एफ अपॉन में ई आ जाएगा। आप तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, एफ फोर्स बाद में दिया, फोर्स कितना गिवन है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है अपन को, सॉरी फोर्स गिवन है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले गिवन है, तो पहले 6 इंटू में 10 टू द पावर 5 गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 विच इज 3 एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर। यार ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस कैसी होती है, ऑप्शन ए डाइवर्जेंट, बी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, सी कन्वर्जेंट, डी पैरेलल एंड इक्यू स्पेस्ड। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी का भी गलत हुआ किसी का। सो अपन को पता है करेक्ट ऑप्शन इज डी, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस कैसी होती है, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9 की मैंने, what is the angle between the electric dipole moment and the electric field on the equatorial line of dipole। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सबने किया ये क्वेश्चन सॉल्व, काफी लोगों ने 90 डिग्री सिलेक्ट किया होगा जो कि गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर 180 डिग्री है। देखो कैसे, निगेटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अपन ऐसा डायग्राम नहीं बनता था और यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड फर्स्ट चार्ज है, ये सेकेंड चार्ज है, यहाँ पे E1 ये होता था और E2 ये होता था। तो इसका सॉरी E2 इस साइड नहीं आएगा, E2 इस साइड आता था, ये E2 है, तो इसका अपन रिजल्टेंट लेते थे, इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, इसलिए 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नंबर 10 गिवन है, टू मेक एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज इज, रिमूव सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ऐड सम इलेक्ट्रॉन ऑन इट, add some neutron on it, remove some neutron from it। सबसे पहले देखो क्या क्या है, कोई भी एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अपन को अब हम चाह रहे हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, तो अपन को क्या करना होगा, इस पे सीधा पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, रिमूव सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। इलेक्ट्रॉन जब वो कह रहा है कि जब अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे, फिर न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो ये ऑप्शन पहले ही अपन ने कैंसिल कर दिए, और इलेक्ट्रॉन हटा देंगे अपन तो और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऐड सम इलेक्ट्रॉन ऑन इट।
जब अपन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है निगेटिव चार्ज, जब अपन इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड कर लेंगे तो जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 की मैंने विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जब कोई भी दो बॉडीज को अपन रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इंडक्शन। फर्स्ट गिवन है द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हैपन इंटरस्टेंटली। सेकेंड गिवन है आफ्टर इंडक्शन चार्जेस मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ कंडक्शन। पहले करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फिर अपना आंसर मैच करना, ठीक है। तो जो इंडक्शन की प्रोसेस होती है वो तो इंटरस्टेंट होती है कि अपन ने तुरंत रब किया और उस पर तुरंत चार्ज आ गया, ये करेक्ट है। आफ्टर इंडक्शन चार्जेस मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ कंडक्शन, चार्ज तो मूव नहीं करते। मान लो अपन दो बॉडीज को रब किए तो उस पर एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे निगेटिव चार्ज आया, फिर अपन अगर दूसरी बॉडीज यहाँ पे लाते हैं तो उस पर ऐसे चार्ज मूव होते हैं, बट ऐसा तो नहीं होता कि सेंटर ऑफ कंडक्शन की साइड तो कुछ भी मूव नहीं होता। सो फॉल्स के लिए पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, तो जो स्टेटमेंट सेकंड है, ओनली सेकंड, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो अपना फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 12 की बने द एक्सप्रेशन Q1 plus Q2 is equals to 0 signifies that। ऑप्शन ए Q1 and Q2 are equally charges, ऑप्शन बी Q1 and Q2 are equal charges with opposite sign, ऑप्शन सी Q1 and Q2 are unequal charges having same sign, ऑप्शन डी Q1 and Q2 are equal charges having the same sign। पहले आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो एक्सप्रेशन गिवन क्या है, Q1 plus Q2 गिवन क्या है इक्वल टू, तो Q1 को अपन यहाँ पे रख देंगे, Q2 को अपन इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इक्वली चार्जेस तो है नहीं क्योंकि इस पे माइनस साइन है। Q1 एंड Q2 आर इक्वल चार्जेस, इक्वल है विथ अपोजिट साइन, इसका साइन पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की मैंने अ चार्ज्ड कॉम्ब अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, व्हाई डज दिस हैपन। ऑप्शन ए गिवन है पेपर आल्सो गेट्स चार्ज्ड, ऑप्शन बी पेपर इज पोलराइज्ड, ऑप्शन सी पेपर हैज नो चार्ज, डी नॉन ऑफ द अबव। जब अपन कॉम्ब को अट्रैक्ट, जब कॉम्ब को अपन रब कर लेते हैं तो पीसेस और जो पीस रहते हैं पेपर के उसे क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो पेपर होता है वो भी पोलराइज्ड हो जाता है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेपर इज पोलराइज्ड, पेपर पोलराइज्ड हो जाता है इसीलिए वो अट्रैक्ट होने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की है द डायपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 4 nm इज। सबसे पहले अपन को डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2ql। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है 2 अपन कांस्टेंट है, q की वैल्यू अपन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो q अपन को पता चल जाएगा। l डिस्टेंस दिया तो यहाँ पे l को अपन क्या रखेंगे 4 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसको जो अपन पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा और जो आंसर आएगा उसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन ये डी है। आप इसे सॉल्व कर लेना इजीली, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। An electric dipole with dipole moment 4 × 10⁻⁹ centimeter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude this. Calculate the magnitude of torque acting on dipole। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या पता होना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल जो कि होता है PE sin थीटा। P क्या है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट गिवन है 4 × 10⁻⁹ E अपन को गिवन है 5 × 10⁴ और साइन थीटा गिवन है 30 और साइन थीटा 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1 और ये 2 हो जाएगा
5 टू जा 10, 10 टू द पावर -9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 विच इज 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट, B is the correct option. Next question है question number 16. An electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences. Options are A. Both torque and net force, B. Only force, C. Only torque, D. No torque and no force. Question क्या given है? An electric dipole placed in a non-uniform, इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा जब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on a dipole at a point on the dipole axis to the field at a point on the equatorial plane. Options are A. 2:1, B. 3:1, C. 1:3, D. 1:2. पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। किया सब लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई? अब मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रही हूँ, अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ अभी वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो देखो रेशियो की बात कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल। अपन को पता है ये चीज कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, होता है ये चीज। सबसे पहले किसकी अपन बात कर रहे हैं, एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो जब एक्सिस पे रहेंगे तो अपन 2 इक्वेटोरियल पुट करेंगे और फिर जब अपन अपॉन पे करेंगे इक्वेटोरियल को, ई इक्वेटोरियल, ई एक्सिस का क्या होता है 2 इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे 2 अपॉन में 1 आ जाएगा। ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल होता है ई इक्वेटोरियल, और फिर ई इक्वेटोरियल का 1 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अपना 2:1। ध्यान रखना 1:2 लगा के मत आना, ये गलत आंसर है, क्योंकि ई एक्सियल जो होता है वो इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल के होता है। तो पहले यहाँ पे ऊपर 2 आएगा नीचे 1 आएगा, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिल्क क्लॉथ रब्ड विथ ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Then the charge on glass rod is, अपन को पता है कि जब कोई भी अपन दो चीज़ों को रफ करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, और दोनों चार्ज आपस में इक्वल रहते हैं। तो जब अपन सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रफ किए तो एक पे ग्लास रॉड पे चार्ज, a silk cloth rubbed with glass rod acquires a charge of this much, then the charge on, यहाँ पे सिल्क क्लॉथ होगा, मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया है, वही मैं देख रही थी, सिल्क क्लॉथ, then the charge on silk cloth is +1.6 into 10 to the power -19 कूलम, क्योंकि चार्ज होता है वो हमेशा इक्वल और अपोजिटिवली चार्ज आते हैं जब कोई भी दो बॉडीज को अपन रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंडेड अप टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है। सो 1 में आर आइडेंटिकली इज, अपन को बताना है कि r यहाँ तक है तो 1 में r क्या होगा, इनफाइनाइट, 1, 2 और 0। जब r यहाँ तक है तो 1/r तो सीधा 0 हो जाएगा ना, है ना। जब r यहाँ तक है तो 1/r 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें अपन को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट गिवन है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सेकंड गिवन है, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। थर्ड गिवन है, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। फोर्थ गिवन है,
टोटल नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इस पे करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है कौन सा होगा? डिसाइड कर लिया? मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊं? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम ये नहीं कह सकते कि जो यूनिवर्स में जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो कांस्टेंट है या फिर निगेटिव चार्ज है वो कांस्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है यूनिवर्स का, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो कांस्टेंट है। देन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप मेरी इन वीडियोस से आपको पढ़ाई में हेल्प मिल रही होगी और आपका जो भी स्कोर रहा है, आपके जितने भी क्वेश्चन सही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और यार आपने अभी तक मेरे इस चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो। पढ़ाई करते रहो और यार जीवन में एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आ जाएं, कैसा भी माहौल हो जाए, लेकिन एक चीज़ अपन को याद रखनी है कि अपन को जीवन में मुस्कुराना नहीं भूलना है। कैसी भी परिस्थितियाँ हो हमेशा स्माइल करते रहो। कोई भी वक्त है, हार्ड टाइम चल रहा है, कोई भी समय आपके लिए मुश्किल आपको लग रहा है, सब कुछ कट जाता है धीरे धीरे। बस एक चेहरे पे अपने स्माइल जरूर रखना, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।